बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन दिस वीडियो वी गोइंग टू टॉक अबाउट अल्फ़ा ब्लॉकर्स। ठीक है, जिन्होंने अल्फ़ा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करना है। ठीक है, अब अल्फ़ा ब्लॉकिंग ड्रग्स को हम लोग क्लासीफाई करते हैं बेस्ड ऑन द मोड ऑफ एक्शन एंड बेस्ड ऑन द रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेस्ड ऑन द रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, कुछ हमारे पास इरिवर्सिबल लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स होते हैं और कुछ हमारे पास क्या होते हैं, रिवर्सिबल एंड शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स होते हैं। ठीक है, नाम से ही समझ आ रहा है लॉन्ग एक्टिंग का मतलब है कि ज़्यादा देर अटैचमेंट होगी, मे बी बिकॉज ऑफ द कोवलेंट अटैचमेंट, वो भी हम आगे देख लेते हैं। ठीक है, और जो रिवर्सिबल होंगे उनका शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है। ठीक है, अच्छा, इरिवर्सिबल लॉन्ग एक्टिंग ड्रग जो उन्होंने की हमें बताया ना कि ड्रग दैट इज़ फेनॉक्सीबेंजामीन। ठीक हो गया। और जो रिवर्सिबल शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है, ठीक है, जो उन्होंने हमें मेनली बताया दैट इज़ फेंटोलामाइन। अब उन्होंने कहा है कि जो फेनॉक्सीबेंजामीन है, अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, इट इज़ अ प्रोटोटिपिकल लॉन्ग एक्टिंग अल्फ़ा ब्लॉकर। ठीक है, और इन्होंने कहा है कि इट डिफर्स फ्रॉम द अदर एड्रीनो रिसेप्टर ब्लॉकर्स इन बीइंग द ओनली इरिवर्सिबल एड्रीनोसेप्टर ब्लॉकर इन क्लिनिकल यूज़। ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, अब ये अपेरेंटली हमने अभी यही अंडरस्टैंडिंग डाली है कि जो आपके पास ये दोनों हैं, फेनॉक्सीबेंजामीन एंड फेंटोलामीन, बोथ ऑफ देम आर नॉन सेलेक्टिव। नॉन सेलेक्टिव का क्या मतलब है कि ये अल्फ़ा, ठीक है, और अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा 1 के अंदर भी जो मज़ीद कैटेगरीज आएंगी उन दोनों को ब्लॉक करेंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो आपके पास फेनॉक्सीबेंजामीन है दैट इज़ स्लाइटली अल्फ़ा 1 सेलेक्टिव, यानी कि उसका रुझान थोड़ा सा अल्फ़ा 1 की तरफ ज़्यादा है। इट इज़ मोर प्रोन टू ब्लॉक अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फेंटोलामीन की। ठीक है, जो कि एक कॉम्पिटिटिव, ठीक है, इरिवर्सिबल हमने जब पढ़ा था तो जब हमने इरिवर्सिबल एंटागनिस्ट पढ़े थे तो उसको हमने नॉन कॉम्पिटिटिव कहा था। ठीक है, और रिवर्सिबल जो होते हैं उनको हम कंपैरेटिव एंटागनिस्ट कहते हैं। ठीक है, सो इट्स अ ब्लॉकिंग एजेंट दैट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2 रिसेप्टर्स। उसने कोई तफरीक नहीं रखी हुई, वो अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 रिसेप्टर्स दोनों को इक्वली ब्लॉक कर रहा होता है। ठीक है, यहाँ तक हमारी कंप्लीट होगी डिस्कशन अबाउट द नॉन सेलेक्टिव रिसेप्टर्स या नॉन सेलेक्टिव, हाँ, नॉन सेलेक्टिव अल्फ़ा ब्लॉकिंग ड्रग्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेलेक्टिव अल्फ़ा ब्लॉकिंग ड्रग्स, अल्फ़ा रिसेप्टर ब्लॉकिंग ड्रग्स। ठीक है, इसमें आ जाता है सिलेक्टिव हो सकते हैं अल्फ़ा 1 के लिए या फिर अल्फ़ा 2 के लिए। तो जो अल्फ़ा 1 के लिए सिलेक्टिव है उसमें एग्जांपल है हमारे पास प्रोजेसिन। ठीक है, इसके अलावा इसमें आ जाते हैं डॉक्साजोसिन, टेराजोसिन एंड टैमसुलोसिन। ठीक है, ये जो टैमसुलोसिन है ये इट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ बीपीएच। बीपीएच का क्या मतलब है, दैट इज़ बिनाइन प्रोस्टाटिक हाइपोप्लेजिया। अच्छा, अब ये वाली जो कैटेगरी है ना, इनके अंदर एक रिंग होता है दैट इज़ क्यूनाजोल रिंग। ठीक है, सो द एडेड सेलेक्टिविटी, मतलब द सेलेक्टिविटी फॉर बीपीएच इज़ बिकॉज ऑफ दैट क्यूनाजोल रिंग। ठीक है, और वो क्यूनाजोल रिंग क्या करता है कि उस प्रोस्टेट का मास को डिक्रीज़ करता है वाया अपोप्टोसिस। ठीक है, यानी कि इसके अंदर एक ग्रोथ फैक्टर होता है, ठीक है, ग्रोथ फैक्टर बीटा, और उसके थ्रू वो एक ऐसा सिग्नलिंग मैकेनिज्म स्टार्ट करता है कि ना सिर्फ वो आपके वो जो प्रोस्टेट इनलार्ज प्रोस्टेट की वजह से यूरेथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन होती है वो ओवरकम होती है। अब यूरेथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन क्यों ओवरकम हो रही है, बिकॉज ऑफ द अल्फ़ा 1 इफेक्ट। अल्फ़ा ब्लॉक कर देंगे तो वेजो कंस्ट्रिक्शन नहीं होगी। दूसरा, प्रोस्टेट की ये साइज़ को भी कम करेगा, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द एसोसिएटेड क्यूनुलोजोन रिंग, जो कि एक ऐसा ग्रोथ फैक्टर स्टार्ट करता है जो कि उसके मास ऑफ द प्रोस्टेट को कम करता है। आई होप आपको कुछ समझ आ गई होगी। ठीक है, तो ये जो अल्फ़ा 1 सेलेक्टिव ड्रग्स हैं, मैंने आपको एक पूरी फैमिली सुनाई। ठीक है, इन सब में जोसिन आ रहा है एंड में। ठीक है, तो अगैन ये किसके लिए है, अल्फ़ा 1 के लिए। अच्छा, अब बात करते हैं अबाउट अल्फ़ा 2। अल्फ़ा 2 सेलेक्टिव, इसमें आ जाता है यूहिम्बीन, ठीक है, एंड रोवोल्सिन। ठीक है, और ये जो दोनों अल्फ़ा 2 सेलेक्टिव कॉम्पेरेटिव फार्माकोलॉजिकल एंटागनिस्ट हैं, ठीक है, इनमें से ख़ास तौर पे यूहिम्बीन जो है दैट इज़ यूज्ड इन रिसर्च एप्लीकेशंस। ठीक है, और ये जो यूहिम्बीन है दैट इज़ यूज्ड एज अ वेटनरी मेडिसिन टू रिड्यूस द सेडेटरी इफेक्ट्स ऑफ अल्फ़ा 2 एगनिस्ट।
ठीक है, यहाँ तक हमारी की डिस्कशन कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अल्फ़ा ब्लॉकिंग ड्रग्स को हम ओरल और पारेंट्रल क्या दोनों रूट से दे सकते हैं, तो येस हम दे सकते हैं। ठीक है, अल्फ़ा ब्लॉकिंग ड्रग्स आर ऑल एक्टिव, ठीक है, बाय द ओरल, एक सेकेंड किधर क्या पेन, यस, बाय द ओरल एंड बाय द पारेंट्रल रूट। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि हमारे पास फेंटोलामीन है, ठीक है, दैट इज़ रेयरली गिवन ओरली। फेंटोलामीन को हम ओरली देना पसंद नहीं करते। भाई इसकी क्या रीज़न है वो हम देखते हैं। उन्होंने अगली बात की है कि फेनॉक्सीबेंजामीन हैज़ अ शॉर्ट एलिमिनेशन हाफ लाइफ। जो आपके पास फेनॉक्सीबेंजामीन है, ठीक है, इसकी जो एलिमिनेशन हाफ लाइफ है वो तो छोटी है, बट इट हैज़ अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ठीक है, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्यों है? बिकॉज इट बाइंड्स कोवेलेंटली टू इट्स रिसेप्टर। नेक्स्ट, फेंटोलामीन का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कितना है? दैट इज़ 2 to 4 hours। ठीक है, व्हेन यूज्ड ओरली। फेंटोलामीन हम ओरली आमतौर पर नहीं देते। ठीक है, एंड 20 to 40 minutes व्हेन गिवन पारेंट्रली। तो इसमें आपने ज़्यादा याद करने वाली बात यह है कि 20 to 40 minutes है, क्योंकि हम आमतौर पर पारेंट्रली देते हैं। ठीक है, और प्रोजासिन एंड अदर अल्फा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर्स, ठीक है, वो कितनी देर के लिए एक्ट करते हैं? दैट इज़ फॉर 8 to 24 hours। ठीक है, अब एक बात जो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है थ्रू दिस लाइन, वो बेसिकली ये है कि सिर्फ और सिर्फ ये वाले जो आपके पास फेनॉक्सीबेंजामीन है, दे आर नॉन कॉम्पिटिटिव और इरिवर्सिबल एंटागनिस्ट। बाकी ये जो तीनों कैटेगरीज हैं, ये सारी हैं कॉम्पिटिटिव एंटागनिस्ट। कॉम्पिटिटिव एंटागनिस्ट अगर आपने प्रीवियस नॉलेज से याद करो, ठीक है, जब हमने इंट्रिंसिक एक्टिविटी ऑफ रिसेप्टर्स वगैरह पढ़ा था या ड्रग्स पढ़ा था, तो उसमें आपने याद किया था कि कॉम्पिटिटिव एंटागनिस्ट का एंटागनिस्ट इफेक्ट ओवरकम हो जाता है, ठीक है, बाय द इंक्रीज इन द एगनिस्ट। तो अब मैं लाइन्स पढ़ूंगी बुक की, आप सुने। फेनॉक्सीबेंजामीन बाइंड्स कोवेलेंटली टू द अल्फा रिसेप्टर, देयरबाय प्रोड्यूसिंग एन इरिवर्सिबल insurmountable blockade. The other alpha blocking agents are competitive antagonists, and their effects can be surmounted by increasing the concentration of the agonist. This difference can be important in the treatment of pheochromocytoma because a massive release of catecholamines from the tumor may overcome a reversible blockade. तो क्या समझ आया कि फियोक्रोमोसाइटोमा के अंदर क्या होता है? इट्स बेसिकली अ ट्यूमर। ठीक है, फियोक्रोमोसाइटोमा क्या होता है? इट्स अ ट्यूमर ऑफ द एड्रीनल ग्लैंड, जिसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन प्रोड्यूस हो रही होती है इनटू द सर्कुलेशन। ठीक है, अब इसका मतलब है कि एगनिस्ट की अमाउंट तो बहुत ज़्यादा है, तो अगर हम कोई कॉम्पेरेटिव एंटागनिस्ट देंगे तो क्योंकि एगनिस्ट की अमाउंट ही इतनी ज़्यादा है, वो अफेक्ट उसका फ़ायदा नहीं होगा। तो इस वजह से फियोक्रोमोसाइटोमा में ये सारे के सारे जो ये रिवर्सिबल वाले हैं, दे आर नॉट यूजफुल। इसका मतलब है कि फियोक्रोमोसाइटोमा में हम कोई इरिवर्सिबल लॉन्ग एक्टिंग एंटागनिस्ट देंगे, फॉर एग्जांपल फेनॉक्सीबेंजामीन। ठीक है, अब हम कुछ और पढ़ना चाहते हैं अबाउट द नॉन सेलेक्टिव ब्लॉकर्स लाइक फेनॉक्सीबेंजामीन एंड फेंटोलामीन। लेट्स टॉक अबाउट इट्स इफेक्ट्स ऑन द CVS। ठीक है, after the administration of these non-selective blockers you will experience a reduction in the vascular tone. ठीक है, इसके अलावा दे विल ऑल्सो बी अ रिडक्शन इन द आर्टीरियल एंड वीनस प्रेशर। ठीक है, जबकि सिग्निफिकेंट डायरेक्ट कार्डियक इफेक्ट्स तो नहीं होंगे। ठीक है, देखो टोन तो इसलिए कम हुई कि आपने अल्फा 1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक किया, वेजो कंस्ट्रिक्शन नहीं हुई, वेजो डायलेशन हुई। लेकिन देखो अल्फा ब्लॉकर्स का डायरेक्ट हार्ट पे तो कोई इफेक्ट नहीं था, वो तो हमने बीटा रिसेप्टर्स को देखा था। ठीक है, बीटा में भी पर्टिकुलरली बीटा 1 वर कार्डियो स्टिमुलेटरी। ठीक है, लेकिन हम एक्सपीरियंस करते हैं कि टेकीकार्डिया होता है पर्सन को। तो भाई ये टेकीकार्डिया कहाँ से आ गया? इसका अफेक्ट हार्ट पे डायरेक्ट या कार्डियक पे कैसे हुआ? तो वो इस तरह से होता है कि बेरो रिसेप्टर्स जो हैं वो नोटिस करते हैं कि भाई ब्लड प्रेशर तो कम हुआ है। ठीक है, जब आपकी कैरोटिड आर्टरी और इन आर्टरीज में से जहाँ पे बेरो रिसेप्टर्स होते हैं वो नोटिस करते हैं कि वास्कुलर टोन में कमी है। ठीक है, सो बेरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स मीडिएटेड टेकीकार्डिया होता है, यानी कि क्या होता है कि अल्फा 2 जो है दे विल ब्लॉक द रिलीज ऑफ अल्फा 2 क्या करता है? अल्फा 2 जो है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहिबिशन ऑफ द सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सो अल्फा 2 क्या करेगा? दैट विल ब्लॉक द रिलीज ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन। लेकिन अभी हमने क्या किया कि हमने एक अल्फा ब्लॉकिंग ड्रग दे दी है, जिसका मतलब ये है कि ये वाला एक्टिविटी नहीं हो सकेगी। ठीक है, जो ब्लॉकेज है ऑफ द रिलीज ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन, ये एक्टिविटी नहीं हो सकेगी, जिसकी वजह से नॉरएपिनेफ्रिन की अमाउंट तो हो जाएगी ज़्यादा। दैट नॉरएपिनेफ्रिन विल एक्ट on your beta receptors, and the beta 1 receptors will
अगैन प्रोड्यूस देयर कार्डियो स्टिमुलेटरी इफेक्ट लीडिंग टू टेकीकार्डिया। तो एक आपने रीज़न ये दे देनी है कि बेरोरिसेप्टर मीडिएटेड टेकीकार्डिया हुआ है, और एक आपने ये देना है कि अल्फा 2 मीडिएटेड इफेक्ट्स तो नहीं हो रहे ना। तो चूँकि अल्फा 2 मीडिएटेड इफेक्ट्स नहीं हो रहे, तो इस वजह से नॉरएपिनेफ्रिन ज़्यादा होकर बीटा रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेगा, दैट विल लीड टू द कार्डियो स्टिमुलेटरी इफेक्ट एंड टेकीकार्डिया। ठीक है, सो आपने 2 रीजंस देनी है, एक बेरोरिसेप्टर्स वाली और एक आपने अल्फा 2 रिसेप्टर ब्लॉकेज वाली रीज़न दे देनी है। अब बाकी जो है मैं आपको पार्ट 2 में बताती हूँ।